देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर। यस मैम। सो देखो लास्ट क्लास हम लोग का इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वेंटरी। ठीक है, देखो, ये टॉपिक जो है ये हम लोग का पहला बात है, एक बेसिक पार्ट है बोल सकते हो। मतलब देखो, इन्वेंट्री के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक का कंसेप्ट हमें बहुत जगह मिलेगा। जैसे तुम लोग सर का बेसिक क्लास जो लोग करे वहां पर AS2 में इन्वेंट्री समझ रहे हो, फीफो लिफो ये सब बात हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये एक बहुत ही मतलब बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग सभी को होना चाहिए। लेकिन ये मेनली CA फाउंडेशन के मतलब चैप्टर में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, और बाकी सभी को ये पता होना चाहिए, लेकिन उनका इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लाइक CS और CMA वाले केस में बोल रहे हैं। बट इसका पता होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग भी देखोगे कि इन्वेंट्री के बारे में हर जगह पढ़ रहे हो और बेसिक क्लास में ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो जो भी हो सीखो, ये मेन बात है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो, लिखो इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट हेल्ड। तो इन्वेंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। कौन सा एसेट बोलते हैं? करेंट एसेट। इन्वेंट्री क्या होता है हम लोग का? करेंट एसेट होता है। हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो हम लोग स्टॉक को क्या करते हैं, नॉर्मली बेचते जो चीज है वही हमारे लिए स्टॉक होता है। जो बेचेंगे नहीं वो तो फिक्स्ड एसेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर ही उसके लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, जिस अगर किसी का कार का शोरूम है तो कार उसके लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस में जो प्रोडक्ट हम लोग डेली बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। अब देखो, खरीद के बेचो या बना के बेचो, मतलब या तो मैन्युफैक्चरर हो गए या फिर ट्रेडर हो गए। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग फाइनल अकाउंट्स में भी डिस्कस करते हैं। तो हर एक चीज देखो, हर एक चीज के साथ रिलेटेड ही होता है। तो अगर हम लोग बेचने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो रखते हैं, ठीक है, ऐसा एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखो, इन द प्रोडक्शन फॉर सच सेल। इन द प्रोडक्शन फॉर सच सेल। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, इन द प्रोडक्शन फॉर सच सेल, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग प्रोडक्शन करके बेचते हैं तो जो चीज बेचते हैं उसमें भी हम लोग इन्वेंट्री का यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो रॉ मटेरियल यूज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट बना के बेचोगे, ठीक है, जैसे अगर फर्नीचर ही बना के बेच रहे हो तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? काठ। ठीक है, लकड़ी, ऊड। ठीक है, तो वो हम लोग का क्या हो गया? रॉ मटेरियल। तो वो स्टॉक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वो हमारा स्टॉक है। तो बोल रहा है कि प्रोडक्शन में जो हम लोग यूज कर रहे हैं बेचने के लिए। ठीक है, फिर लिखो फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर सेल, ब्रैकेट में, इंक्लूडिंग स्टोर्स, स्पेयर, कंज्यूमेबल, एटसेट्रा। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है, देखो, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन में कंज्यूम करने के लिए अगर हम लोग अच्छा, प्रोडक्शन
ऑफ गुड्स हो सकता है, देखो हम लोग दो चीज कर सकते हैं, या तो हम लोग गुड्स बना के बेचते हैं या तो हम लोग सर्विस बेचते हैं। जैसे मेरा सर्विस बेचने का काम है, डॉक्टर का सर्विस बेचने का काम है, ठीक है, लॉयर का सर्विस बेचने का काम है, और जो फर्नीचर बेचता है वो क्या बेचता है, प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, जो कपड़ा बेचता है वो क्या बेचता है, प्रोडक्ट बेचता है। तो बोल रहा है कि अगर हम गुड्स प्रोड्यूस करके बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसको रेडी करने के लिए जो हमें कंज्यूम करना पड़ेगा वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा। हाँ, तो जैसे कि देखो मतलब इंक्लूडिंग स्टोर स्पेयर एंड कंज्यूमेबल। अब ये स्टोर स्पेयर एंड कंज्यूमेबल का मतलब बोल सकते हैं, स्टोर स्पेयर एंड, हाँ, स्टोर्स स्पेयर्स और कंज्यूमेबल्स का मतलब होता है, देखो बताते हैं। हाँ देखो, स्टोर्स का मतलब होता है कि जो मटेरियल यूज करने से हम लोग बिजनेस को रन करवाने में हमारे लिए आसान होता है। जैसे कि स्टोर्स में, जैसे एग्जांपल अगर लिखना चाहूँ मतलब समझने के लिए, जैसे लिखो कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे मान लो मशीन को स्मूथली रन करवाना है, ठीक है, तो हम लोग कोई ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग मटेरियल साफ सुथरा रखने के लिए, ठीक है, हम लोग कोई क्लीनिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टोर। या फिर मान लो पैकिंग मटेरियल, ठीक है, कोई पैकिंग मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बाद, ठीक है, तो ये सब हम लोग का स्टोर हो गया। और स्पेयर्स का मतलब हो जाएगा जैसे कि अ, जैसे मान लो नट्स, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं ना, नट्स, मशीन में जो नट लगता है ना, नट बोल्ट्स, ठीक है। फिर इसके अलावा जैसे मान लो बियरिंग, बियरिंग होता है गोल जैसा होता है, ठीक है, ऐसे गोल होता है, ऐसा होता है, इसमें ऐसे गोल 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 बॉल जैसे, मार्बल नहीं होता है पोटी, उसके जैसे लगा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं बियरिंग, ठीक है, ये ऐसा देखने, ठीक है, इस ये सबको हम लोग बोलते हैं स्पेयर्स, ठीक है। और इसमें अगर डिफरेंस पूछो कोई कि स्टोर और स्पेयर्स में डिफरेंस क्या है, तो स्पेयर्स का मतलब जब हम लोग पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं, देखो नया नट लगाया, नया बोल्ट लगाया, नया बियरिंग लगाया, जब पुराना वाला पार्ट्स क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्पेयर, ठीक है। और स्टोर्स का मतलब है कि बिजनेस को रोज मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो चीजों का यूज करते हैं रेगुलरली, वो हम लोग का क्या हो गया, स्टोर्स पार्ट। और जो हम लोग रेगुलर यूज नहीं करते, थोड़ी ना रोज रोज बियरिंग टूट जाएगा, बोल्ट्स टूट जाएगा, नट्स टूट जाएगा, तो ये जब हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए जो चीज स्टॉक करके रख रहे हैं वो भी हमारा ये जो है इन्वेंट्री का पार्ट होगा। तो ये डेफिनेशन हम अपने से नहीं बोल रहे, यही हम लोग के एस 2 में बोला हुआ है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में यही हम लोग बोला हुआ है। और कंज्यूमेबल्स का मतलब तो देखो जो हम मतलब कंज्यूमेबल्स का मतलब जो हम लोग देखो कंज्यूम करते थे, ये सभी कंज्यूमेबल्स है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग के क्या है, कंज्यूमेबल्स है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो, कॉपी के बीचों बीच लिखो इन्वेंट्री बोलते हैं। और एक साइड लिखो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। और एक साइड लिखो ट्रेडिंग एंटिटी, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का मतलब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग प्रोडक्ट बना के बेचता है। और ट्रेडिंग एंटिटी मतलब जो लोग किसी से खरीद लेता है फिनिश गुड्स फिर बेच देता है, जैसे ग्रोसरी शॉप वाले, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कि मॉल में जाओगे तो मॉल में सब क्या होता है, ट्रेड ही होता है। अब हाँ, हो सकता है उनका कोई ब्रांड है जो वो खुद से प्रोड्यूस करके बेचते हैं, तो दोनों चीजें हो सकता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कौन से सेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कौन से सेक्शन में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि उनका तो बहुत सेक्शन होता है ना, मतलब कहीं पर भी जाओगे तो उनका जैसे मतलब शू सेक्शन हो गया, क्लोथिंग सेक्शन हो गया, बहुत सारा सेक्शन होता है। अब क्या करते हैं वो तो देखो डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो उनके लिए फिनिश्ड गुड्स क्या क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल उनके लिए फिनिश गुड्स हो जाएगा। रॉ मटेरियल जैसे अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो लकड़ी उसका रॉ मटेरियल, किसी का कपड़े का बिजनेस है तो उसका रॉ मटेरियल कपड़ा हो गया, ठीक है, जो मतलब कपड़ा जो मटेरियल यूज करेंगे वो लोग बनाने के लिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है रॉ मटेरियल,
जैसे किसी का लेदर का काम है तो ठीक है, मतलब शूज वगैरह तो लेदर, या फिर बैग वगैरह लेदर का, तो फिर लेदर उनका क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो रॉ मटेरियल हम लोग का क्या होगा, स्टॉक होगा उनके लिए जो मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब, हाँ यहाँ पर स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस में है, मतलब हम लोग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, फिर रॉ मटेरियल से क्या बनाएंगे, फिनिश गुड्स। ठीक है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि ईयर एंड होते होते सारा फिनिश गुड्स ही बन के रेडी हो जाए। मान लो मैं मुझे और 1,000 पीस जो है मान लो एक्वागार्ड बना के बेचना है, ठीक है, तो मैंने 1,000 पीस बनाने का सोचा, लेकिन उसमें से 700 पीस बन के रेडी है और बाकी 300 पीसेस में अभी भी काम बाकी है, कुछ काम हुआ है, कुछ काम अभी भी बाकी है। ठीक है, तो वो जो कुछ आधा अधूरा बना हुआ है जो कि मार्केट में बिकेगा नहीं, मतलब उसमें फिनिशिंग अभी भी बाकी है, मान लो उसका कुछ पार्ट्स लगाना है, कुछ और करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सारे प्रोडक्ट को वर्क इन प्रोग्रेस, WIP बोलते हैं उसे। फिर अगर बन गया तो उसको क्या बोलेंगे, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, बन गया तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, इसके अलावा इनको भी क्या चाहिए होगा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ठीक है, और स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मतलब मैंने इसीलिए समझा दिया, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का, स्टोर्स का मतलब जो डेली यूज में जो लगेगा, ठीक है, वो कंज्यूमेबल्स, और स्पेयर्स का मतलब वो कंज्यूमेबल्स जो हम लोग का पुराना पार्ट्स खराब हो जाने पे हम लोग रिप्लेसमेंट जब करते हैं उसके लिए जो स्टॉक में, क्योंकि देखो स्पेयर पार्ट्स रखना पड़ता है, मशीन का कुछ भी नट बोल्ट टूट गया तो क्या काम बंद रखेंगे, नहीं, हम लोग क्या करते हैं उसके सब्स्टिट्यूट रखते हैं, ठीक है, कि फट से उसको लगा के फिर काम स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल, अगर पैकिंग मटेरियल मतलब देखो वो डेकोरेट करने के लिए पैकिंग मटेरियल का बात नहीं कर रहे, मतलब ऐसा पैकिंग मटेरियल, इसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, मतलब जिसके बिना आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। जैसे मान लो तेल, सरसों का तेल, ठीक है, जो भी तेल हो, सरसों का तेल हो या फिर रिफाइंड ऑयल हो, जो भी जिस भी तरीके का तेल, अब उसको देखो कोई ना कोई पैकेजिंग चाहिए। ठीक है, चाहे हम लोग उसको ग्लास बॉटल में पैक करें, प्लास्टिक के बॉटल में पैक करें, या फिर उसको पाउच में पैक करें, या फिर जैसे देखो मिल्क, रोज जो दूध लगता है तो वो भी तो प्रोडक्शन होता है, तो मिल्क जो प्रोडक्ट वो तो मैन्युफैक्चरर ही हो गए। ठीक है, तो वो मिल्क के केस में भी क्या होगा, हमें पैकिंग मटेरियल हमारा प्राइमरी ये हो गया, कोई डेकोरेशन के लिए हम लोग को पैकिंग, वो भी हमारा स्टॉक का पार्ट होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के केस में। अच्छा, अब ट्रेडिंग एंटिटीज के केस में इनका स्टॉक क्या होता है, इनका स्टॉक होता है स्टॉक इन ट्रेड, मतलब जिस चीज का ये लोग बिजनेस करते हैं यही इनका क्या होता है, स्टॉक। इसको हम लोग बोल सकते हैं और देके लिख दो, ट्रेडेड गुड्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रोसरी। ठीक है, तो ग्रोसरी वालों के वहां कितने सारे आइटम होते हैं, ठीक है, फूड आइटम होता है, बहुत सारा आइटम होता है। ठीक है, तो वो सारा उनके लिए क्या है, स्टॉक है। ठीक है, तो ये हो गया उनका ट्रेडेड गुड्स, तो उनके लिए स्टॉक बस यही है, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल का कोई काम नहीं, तो फिर WIP भी नहीं होगा, उनके पास बस और बस फिनिश गुड्स रहता है, जो वो किसी और से खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से ही खरीदते हैं। ठीक है, फिर उसको बेच देते हैं। तो ये हो गया हम लोग का इन्वेंट्री, मैन्युफैक्चरर के पास किस तरीके से हो सकता है और ट्रेडर के पास किस तरीके से हो सकता है। फिर हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो सीखेंगे इसका सिग्निफिकेंट क्या है, क्यों हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखना चाहिए, तो लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखने का जरूरत क्या है, सबसे पहले लिखो करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। सेकेंड लिखो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, इट हेल्प्स, उसके बाद पॉइंट 3, इट हेल्प्स इन लिक्विडिटी एनालिसिस। स्टैट्यूटरी
compliance Schedule 3 of Companies Act Schedule 3 of Companies Act 2013। तो पहले ये 4 पॉइंट। अच्छा, तो देखो सबसे पहले बोल रहा है करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। तो इनकम जब डिटरमाइन करते हैं तो कहां पर हम लोग स्टॉक दिखाते हैं? ट्रेडिंग पीएल में, है ना। तो अगर हम लोग ट्रेडिंग पीएल में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे तो, या ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक दो तरीके का ही हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग ओपनिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। और दोनों नहीं भी हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। मान लो उनका बिजनेस जस्ट स्टार्ट हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं था, और मान लो सब बिक गया तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो नहीं हो सकता है। वैसा भी हो सकता है कि, लेकिन वैसा बहुत कम देखा गया है, नॉर्मली कुछ ना कुछ बच ही जाता है। हो सकता है ओपनिंग स्टॉक नहीं है पहली बार, वो हो सकता है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक है और नहीं लिखे, या फिर क्लोजिंग स्टॉक है हम लोगों ने नहीं लिखा, तो क्या हम लोग का ट्रेडिंग पीरियड ट्रू जीपी दिखाएगा? नहीं, ट्रू जीपी नहीं दिखाएगा तो फिर ट्रू नेट प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो फिर हमें अपना नेट इनकम यानी कि नेट प्रॉफिट सही तरीके से कैलकुलेट करने के लिए सही जीपी चाहिए, और सही जीपी कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यानी हमारा इन्वेंट्री जरूर से लिखने आना चाहिए, ठीक है। फिर करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और हम लोगों ने नहीं लिखा तो हम लोग का एसेट साइड क्या दिखेगा? कम दिखेगा, गलत दिखेगा, ठीक है। अच्छा, फिर लिक्विडिटी एनालिसिस। तो तुम लोगों ने 11 12 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, मुझे लगता है 12 में होता है रेशियो एनालिसिस बोल के, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारा रेशियो होता है जहां पर स्टॉक को लिया जाता है उस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे सबसे पॉपुलर वाला होता है करेंट रेशियो, ठीक है। सबसे पॉपुलर होता है करेंट रेशियो, यही सबसे पहले रेशियो में सिखाया जाता है, यही फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी। और जब करेंट एसेट कैलकुलेट किया जाता है तो वहां पर क्या लिया जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है। और क्योंकि देखो ये स्टॉक का मतलब ही तो ये होता है ना, ठीक है, करेंट एसेट ही तो होता है। और यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियो, ये जो करंट रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जितना लाइबिलिटी है उससे कितना गुना एसेट है। करेंट एसेट, क्या हम लोग अपना लाइबिलिटी पे करने के लिए, करेंट लाइबिलिटी पे करने के लिए केपेबल है कि नहीं। और इसका स्टैंडर्ड हमेशा होना चाहिए 2:1, मतलब एसेट 2 टाइम्स होना चाहिए लाइबिलिटी का, ठीक है। फिर बोल रहे हैं स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, मतलब लॉ ने बोल दिया है कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जब हम लोग अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें स्टॉक लिखना ही पड़ेगा। वैसे देखो सभी को लिखना पड़ता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो चाहे वो पार्टनरशिप हो। वैसे देखो पार्टनरशिप में स्टॉक का देता नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप पे हमारा जो क्वेश्चंस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन पूछ लेता है, अदरवाइज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बता दो, नहीं तो बोल देता है बैलेंस शीट, ठीक है। मेन तो यही होता है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। इसमें हम लोग को कहीं पर भी ट्रेडिंग बनाने के लिए, लेकिन सोच के देखो पार्टनर कोई ना कोई बिजनेस तो करता ही होगा ना, तो उसी से तो उसका प्रॉफिट आता है। लेकिन हमारा क्योंकि पार्टनरशिप का बाकी क्वेश्चन का पार्ट ही इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें वो चीज आता नहीं है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ही नहीं रहता। तो जो भी हो, तो सभी को अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, ये रूल्स है, ठीक है। तो लॉ के हिसाब से लिख रहे, तो इसीलिए बोल रहे इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों सीखना चाहिए। तो ये मेनली 4 पॉइंट हो गया कि हमें इस वजह से इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब लिखो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक will lead to overstate of, हाँ, overstate of प्रॉफिट या इनकम, कुछ भी लिख सकते हो, एंड एसेट ऑल्सो एसेट एंड वाइस वर्सा। बोल रहा है कि मतलब ये क्या बोला है, इसको जस्ट अगर हम नॉर्मल लिखे तो ये बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोगों ने ज्यादा दिखा दिया, ठीक है, तो हम लोग का
प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा दिखेगा। और अगर हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा दिया है, तो हम लोग का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम दिखेगा। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन कैसे हुआ, प्रोपोर्शनेट, इसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेट हो गया, क्योंकि अगर इंक्रीज होने पे इंक्रीज, डिक्रीज होने पे डिक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। ठीक है, और वाइस वर्सा मतलब उल्टा। ठीक है, अगर हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाया है, ठीक है, तो हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा, कम दिखेगा। तो यहाँ पर ये वाइस वर्सा लिख के हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड हो गया है तो प्रॉफिट भी कम दिखेगा। हाँ, और अगर क्लोजिंग स्टॉक, ओ मैंने दोनों ही तो लिखा है, फिर से क्यों लिख रहे हैं पागल हो। आवाज थे लिख जाए मेरे चेटर, मत लिखो। ठीक है, वो लिखा हुआ है, मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक विल लीड, हाँ, लीड टू understated of income, understated of income, and also vice versa। तो इस केस में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक जब इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज। ठीक है, और ओपनिंग स्टॉक अगर डिक्रीज हुआ तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। सॉरी, इंक्रीज हुआ, मैंने उल्टा कर दिया है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, इनवर्स। इनवर्स को ऐसे दिखाते, 1/, ये प्रोपोर्शन का मतलब प्रोपोर्शन नहीं है, इनवर्स है, उल्टा है, যেটাকে বাংলাতে বলে সমানুপাত আর ব্যস্তানুপাত। अच्छा, अब ये तो रहा प्रॉफिट के साथ रिलेशन। अब कॉस्ट के साथ भी रिलेशन बताते हैं। ठीक है, कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में क्या होगा, तो लिखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर हुआ तो will lead to will lead to under, एक मिनट, ओवर वैल्यूएशन मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा है तो ओपनिंग, हाँ, अंडर स्टेटेड ऑफ कॉस्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक मेरा, ओपनिंग स्टॉक अगर मेरा ज्यादा है, तो कॉस्ट को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो जो गुड्स हम लोग बेचने वाले उसका कॉस्ट, तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, अगर मतलब, हाँ, कम हो जाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, और अगर हम लोग का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हुआ, मतलब कम दिखा, ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूएशन हुआ तो सीओजीएस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
COGS इंक्रीज हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन होने से ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये अंडर स्टेटेड नहीं होगा, ये ओवर स्टेटेड होगा। ये ठीक करो, एक बार गलत हो गया। ये ओवर स्टेटेड होगा, ओवर स्टेटेड। कॉस्ट के केस में ओवर स्टेटेड होगा, अभी समझा देंगे, लिखो पहले। ओवर स्टेटेड ऑफ कॉस्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से सीओजीएस है, और ओपनिंग स्टॉक कम होने से सीओजीएस कम हो जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिखो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक will lead to understated of cost and vice versa। तो इसमें ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग का ज्यादा है तो सीओजीएस हम लोग का कम हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग का कम है तो सीओजीएस हम लोग का ज्यादा। देखो एक चीज समझो कि स्टार्टिंग में मैंने लिखते लिखते वो गलत हो गया, लेकिन एक चीज दिमाग में लगाओ कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है ना। तो प्रॉफिट कब बढ़ेगा? कॉस्ट जब कम होगा कि ज्यादा होगा? नॉर्मल कॉस्ट कम होगा तो ही तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ता है। तो प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब कॉस्ट कम होगा। इसीलिए कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन होता है? रिवर्स। तो यहां पर ये लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन होता है? 1/, जो है प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये होता है क्लोजिंग स्टॉक के साथ रिलेशन सीओजीएस का। और ओपनिंग स्टॉक के साथ सीओजीएस का क्या रिलेशन होता है? प्रोपोर्शन। अच्छा, अब लिखो कॉस्ट का मतलब क्या होगा। कॉस्ट का मतलब क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है जिसको हम लोग कॉस्ट बोल सकते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? हाँ, हम लोग जो भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब गुड्स का मतलब स्टॉक। अब स्टॉक क्या हो सकता है? अगर मैन्युफैक्चरर हो तो रॉ मटेरियल होगा, अगर ट्रेडर हो तो फिनिश गुड्स होगा, ठीक है। तो जो भी हो खरीदना तो है ही ना। अगर मैन्युफैक्चरर भी हो तो भी तो रॉ मटेरियल तो खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टैक्स। तो कॉस्ट में तीन चीज इंक्लूड होता है, जिसमें सबसे पहला है कि कॉस्ट ऑफ परचेज। वो तो होगा ही। देखो जब भी कुछ खरीदने जाओगे तो पहले क्या लगेगा? कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। अगर हम लोग ट्रेडर है तो हमें यही लगेगा कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टैक्स। तो मान लो हम लोग ग्रोसरी बेचते हैं तो हम लोग जो भी सामान किसी सप्लायर से खरीदते हैं तो टैक्स के साथ उसे जो है खरीद लेते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स हो सकता है। और अगर मैन्युफैक्चरर है तो हम लोग का कौन सा कॉस्ट लगेगा? कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। मैन्युफैक्चरर है तो हमारा लगेगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब इट इंक्लूड डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस।
ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कौन करेगा? लेबर करेगा। और मशीन का यूज भी अगर होता है तो उसमें भी तो लेबर लगता है। मशीन ऑटोमेशन भी है, फिर भी तो लेबर लगेगा। ऑटोमेटिक उसको तो चलाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, तब ना होगा। हाँ, ऑटोमेशन होने पे लेबर कम लगता है, लेकिन काम करने के लिए ह्यूमन एफर्ट हमेशा लगेगा। ठीक है, फुल्ली मशीन ओरिएंटेड थोड़ी हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर देखो वही बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लग सकता है। ये तब लगेगा जब हम लोग मैन्युफैक्चरर है। अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है तो फिर ये वाला हम लोग का नहीं लगने वाला। और अदर कॉस्ट का मतलब इट इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड, इट इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। अदर कॉस्ट का मतलब हो गया वो कॉस्ट जो कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट इनकट नहीं करने पे हम लोग रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लेके नहीं आ सकते हैं, या फिर हम लोग अगर ट्रेडर है तो अपना जो स्टॉक है उसको हम लोग शॉप तक लेके नहीं आ सकते। मतलब सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा होगा, जैसे मान लो लोडिंग का खर्चा, अनलोडिंग का खर्चा, जो भी बेचने के लिए खरीदा है हम लोगों ने, या फिर रॉ मटेरियल खरीदा है जो भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदर कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग ये जो लिखा था ना कि प्रॉफिट के साथ रिलेशन, ये वाला पॉइंट को एक बार यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक 100, टू परचेज 300, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 200, बाई सेल्स 800, बाई क्लोजिंग स्टॉक 300। ठीक है। तो इस केस में हम लोग का जीपी कितना हो रहा है? ये तो 1100 है। 500। हाँ, जीपी आ रहा है हम लोग का 1100। अब हम लोग चेक करके देखते हैं। देखो आ, और एक लिख लेते हैं, चलो। हाँ, फिर कंपेयर करके करते हैं। और एक लिखते हैं जिसमें ओपनिंग स्टॉक मान लो 100 ही रख दिया। पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक वाला डिस्कस कर लेते हैं। परचेज लिखा है 300, डायरेक्ट एक्सपेंस 200, बाई सेल्स 800, बाई क्लोजिंग स्टॉक मान लो 400। तो फिर जीपी कितना हो जाएगा? जीपी हो जाएगा 1200। तो देखो इस ये जो दो एग्जाम्पल मैंने क्रिएट किया, ये जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है इस क्वेश्चन का सेम है, इंक्लूडिंग सेल्स। ठीक है, ये इंक्लूडिंग सेल्स ऑल्सो। ठीक है, ये हम लोग का सेम है। फर्क क्या हुआ है कि एक में मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया है 300, एक में मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिया है 400। तो देखो जिसमें क्लोजिंग स्टॉक कम है उसका प्रॉफिट कम है, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है उसका प्रॉफिट ज्यादा है। देखो 400 तो 600, इधर 300 तो 500। तो पहला वाला पॉइंट समझ में आया मैथमेटिकली। देखो कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट कम होगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल लीड टू ओवरस्टेटेड। अच्छा देखो वो जो लाइन लिखा है इंग्लिश उसको छोड़ो। ठीक है, जिनको मेरे जैसा कम इंग्लिश समझ में आता है छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। ये देखो ये उसी चीज को तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, मेन बात ये है कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट क्या है? प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, तो ये आसानी से याद रहेगा, इसीलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे से इंग्लिश सभी का अच्छा ही है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट जो है वो प्रोपोर्शन होता है। ये देखो इसका मतलब ये हो गया।
तो एक तो हम लोगों ने इसमें से क्या सीख लिया, क्लोजिंग स्टॉक प्रोपोर्शनेट विद प्रॉफिट। अब क्लोजिंग स्टॉक के साथ हम लोगों का कॉस्ट का रिलेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ कॉस्ट का रिलेशन समझते हैं। तो यहाँ पर तुम लोग बोलो कि ये पहले वाले केस में हम लोग का कॉस्ट कितना है। इसको एक बार यहाँ हटाते हैं, यहाँ लिखते हैं बीचों बीच क्लोजिंग स्टॉक प्रोपोर्शनेट विथ प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ये वाले केस में बोलो कॉस्ट कितना है। सीओजीएस, कॉस्ट नहीं, हम लोग को क्या निकालना है, सीओजीएस। तो कैसे निकालोगे, कितना स्टॉक बेचा, तो हमारे पास पहले स्टॉक बेचने के लिए कितना था 100, फिर हम लोगों ने और कितना स्टॉक खरीदा 300, उसको सेलेबल बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा 200, ये कॉस्ट का ही पार्ट होगा। देखो अभी इसीलिए मैंने सिखाया है ना, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का मतलब ही होता है डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये हो गया। तो हाँ, तो देखो मेरे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है बेचने के लिए, जिसमें से मेरे पास अभी सिर्फ 300 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो स्टॉक बिक गया उसका कॉस्ट कितना है, हाँ 300, ठीक है 300। और ये वाला, इसमें 100, 300, 200, ये टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, और अभी मेरे पास 400 बचा हुआ है, तो कितना होगा 200, ठीक है। हाँ 200 हो गया। अच्छा, अब जो रिलेशन मैंने लिखवाया था वो देखो, मैंने तुम लोग को बोला कैसे याद रखोगे, क्लोजिंग स्टॉक के साथ कॉस्ट का क्या रिलेशन है, क्योंकि प्रॉफिट के साथ वो प्रोपोर्शन है। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब सीओजीएस मेरा कम होगा। तो इसके साथ रिलेशन क्या होगा, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स होना चाहिए सीओजीएस के साथ। चलो चेक करो, जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक 300 है, ठीक है, तब मेरा सीओजीएस कितना आया, ये सेम आ गया, चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर जब मेरा 400 है, तो यहाँ पर कितना आया है, 200 आया है, ठीक है। तो सीओजीएस कम आया ना, देखो सीओजीएस जब मेरा कम आया 200 आया, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा, जैसे ये 300 से 400 हुआ, तो सीओजीएस मेरा क्या हो गया 300 से 200, तो कम नहीं हो गया। মানে আমার বাই চান্স এক্সাম্পলটা এমন হয়েছে কি দুটো 300 বেরিয়ে গেছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। देखो हम ये बोल रहे हैं कि हम ये समझाना चाह रहे हैं, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 300 से 400 हुआ, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो मेरा सीओजीएस में उल्टा इंपैक्ट आया। देखो सीओजीएस कम से ज्यादा से कम हुआ, ज्यादा से कम हुआ, इसमें क्या हुआ है, इसमें डिक्रीज हुआ। और ये क्लोजिंग स्टॉक में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से सीओजीएस क्या हुआ है, कम हुआ है। तो वही तो रिलेशन हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। आया है 300, तो कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं ना, देखो हम लिख देते क्योंकि थोड़ा एक ही जैसा वैल्यू आ गया। तो जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक 300 था, तो मेरा सीओजीएस भी कितना था 300। जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक हुआ 400, मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मेरा सीओजीएस क्या हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर, तो वैसे कंपेयर तो ऐसे करेंगे ना, बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने से सीओजीएस, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से सीओजीएस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक कॉस्ट कम नहीं होगा मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक प्रोपोर्शन विथ प्रॉफिट। और ये जो है क्लोजिंग स्टॉक, इसके साथ मतलब कैसे लिखे, एक साथ, एक साथ नहीं लिख सकते, दो अलग अलग साइन है ना, छोड़ो। तो ये मेनली याद रखना, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग ओपनिंग स्टॉक वाला भी समझ सकते हो, ठीक है। उसके लिए एक दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा, जिसमें हमें ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये तुम लोग घर पे भी चेक कर सकते हो। और क्या करवा है इसको, देखो क्या करोगे तुम लोग, इस ओपनिंग स्टॉक ये एज इट इज रख देना, ठीक है। ये 100 के जगह यहाँ पर कुछ और ले लेना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कुछ और वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इतना लो कि जीपी आए, ठीक है, ऐसा मत ले लो कि इधर ग्रॉस लॉस आ जाए, तो एक प्रॉफिट एक लॉस, तो फिर समझने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसको 150 करके देख सकते हो, ठीक है, इसको 150 करके देखना, फिर ये चेक करना कि कितना जो है हम लोग का हो रहा है, ठीक है। तो ये
देखो ये मेन बात, ये समझने वाला पॉइंट था ये कि कैसे प्रोपोर्शन होता है और कैसे इनवर्स होता है। ठीक है, तो एक मैंने एग्जांपल से समझा दिया और एक तुम लोग खुद से करके देख लेना। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, लिखो इसके बाद एनआरवी। एनआरवी सुना है तुम लोग, AS2 में सुन रहे हो एनआरवी? एनआरवी का मतलब क्या होता है? एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल का मतलब हाँ, बेच के जो मिलता है पैसा। ठीक है, जो भी चीज हम लोग बेच रहे हैं उसको बेच के हमें जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। और नेट का मतलब क्या हो गया? हाँ, मतलब वो क्या माइनस करने से नेट आएगा? हाँ, मतलब कौन सा चीज माइनस करे कि हमारा नेट, उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलेंगे। जैसे मान लो हम लोगों ने ये वाला पेन 100 रुपए, हाँ वो तो सेल्स रिटर्न किया तो नेट सेल। हाँ, लेकिन ये रियलाइजेबल वैल्यू को नेट कैसे बना सकते हैं? नहीं, कॉस्ट माइनस करने से जीपी आता है ना। कॉस्ट माइनस करने से क्या आता है? जीपी। जैसे मैंने एक चीज 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेच दिया। अगर हम लोग को उसको बिकवाने के लिए कोई एडिशनल खर्चा करना पड़ा, जैसे कि मार्केटिंग का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये इस तरीके की चीजों को माइनस करने से हम लोग का आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे कोई कमीशन दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, या फिर कमीशन टू एजेंट, इस तरीके के खर्चे को, इस तरीके के खर्चे माइनस करने के बाद जो हमारे पास रियलाइजेबल वैल्यू रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, और एक चीज भी चाहो तो लिख सकते हो, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस लिखो एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऐसे लिखो एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। और ये इसका एग्जांपल है, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट, ये बात ऐसे करके लिखो तो तुम लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जो बोल रहे थे ना कि जैसे मान लो कोई एक प्रोडक्ट हम लोगों ने 12 रुपए में बेचा, उसको बनाने के लिए या फिर उसको जब खरीदा तो मान लो 10 रुपए खर्चा किया था। ठीक है, मान लो 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेच दिया, या बनाया 10 रुपए में 12 रुपए में बेचा, तो हम लोग के पास जीपी कितना आया? 2 रुपया। लेकिन उसको बिकवाने के लिए मान लो 1 रुपए का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ, तो उसको बोल देते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये सब लेस करने के बाद जो आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और ये 2 रुपए का क्या बोलते हैं? जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों पॉइंट को लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से जब हम लोग एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों चीज लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एनआरवी। और सिर्फ अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट को लेस करोगे तो हमें मिलेगा जीपी, है ना। अच्छा, अब लिखो इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक दो चीजों पे डिपेंड करता है। अगर इन्वेंट्री इज नॉट इंटरचेंजेबल, अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, और इन्वेंट्री इज इंटर इंटरचेंजेबल, तो इंटरचेंजेबल और नॉट इंटरचेंजेबल का मतलब कुछ आइडिया क्या लग रहा है सुन के?
इंटरचेंजेबल और नॉट इंटरचेंजेबल का मतलब है? इंटरचेंजेबल मतलब तो चेंज हो सकती है। हाँ मतलब चेंज हो सकता है बस, बट कौन से रेस्पेक्ट में ये बताओ थोड़ा सा। मतलब जैसे देखो ग्रोसरी शॉप में जैसे मान लो 100 पैकेट मैगी रखा हुआ है, एक ही तरीके का, एक ही फ्लेवर का, ठीक है, क्योंकि अभी तो अलग अलग फ्लेवर आ गया ना, तो जैसे मान लो जो क्लासिक वाला है वो नॉर्मल जो है वो रखा हुआ है, तो वो अगर हम जाके बोले मुझे 2 पैकेट मैगी दे दो, तो मान लो मैंने बोला 2 पैकेट मैगी दे दो, कितने रुपए का होता है मुझे नहीं पता, 15 का होता है, ठीक है। तो फिर 15 रुपए वाला 2 पैकेट, तो वो कोई भी पैकेट उठा के दे सकता है, मान लो उसके पास 15 रुपीज वाला वो पैकेट 10 पड़ा हुआ है, तो वो कोई सा भी दे सकता है। मतलब हम ऐसे बोलेंगे ये नहीं वो दो, उसके पास जो 15 पैकेट पड़ा हुआ है तो 15 में से कोई भी तो दे सकता है, और मुझे कोई भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो क्या हो गया इंटरचेंजेबल। मतलब 15 आइटम पड़ा हुआ है तो ये लो ये लो ये लो कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंजेबल। मतलब किसी भी एक के बदले किसी भी एक को बेचा जा सकता है, कस्टमर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री इज इंटरचेंजेबल। मतलब इसको अगर बोलो तो रिप्लेसेबल, ये आइटम क्या होता है, रिप्लेसेबल, ठीक है। जैसे मान लो 100 बैग सीमेंट का पड़ा हुआ है, कोई सा भी बैग उठा के दे सकता है देने वाला, ठीक है, जो खरीदना है कोई भी दे सकता है, रिप्लेसेबल। और मेरा रिप्लेसेबल स्पेलिंग REPLACE है, ठीक है, लिखा रिप्लेसेबल, ये ई लिखा है, ठीक है, सी नहीं। अच्छा, और इन्वेंट्री नॉट इंटरचेंजेबल का मतलब हर एक आइटम यूनिक है, अलग अलग है। जैसे मान लो उसके पास 15 मैगी का पैकेट है लेकिन सब अलग अलग फ्लेवर का है, ठीक है, कुछ अलग है, कुछ अलग अलग चीज मैगी क्या क्या सब हुआ है, ठीक है, तो वो सब है। तो हम किसी के बदले भी कोई सा भी ले थोड़ी सकते, मेरा जो डिमांड है मुझे वो दिया जाएगा, तो वो सारे आइटम यूनिकली बिकेंगे, ठीक है। तो फिर अगर कोई आइटम यूनिकली बिक रहा है तो फिर वो क्या हो जाता है, नॉट इंटरचेंजेबल, ठीक है। और इसको लिख देते नॉट रिप्लेसेबल, इसको लिख दो। जैसे मान लो स्पेसिफिक डिजाइन वाला कोई ज्वेलरी, ठीक है, तो बहुत सारा सेम डिजाइन का भी 2-3 पीस हो सकता है, तो वो आपस में इंटरचेंजेबल होगा। लेकिन मान लो 3 पीस ज्वेलरी है लेकिन तीनों ही अलग अलग डिजाइन का है, तो वो हो गया नॉट इंटरचेंजेबल, ठीक है। अच्छा, जब हमारा आइटम नॉट इंटरचेंजेबल है तो फिर उसके केस में उस इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के लिए हमें जो मेथड यूज करना पड़ता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और अगर इंटरचेंजेबल है तो हम लोग यूज करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अच्छा, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंडर 4 मेथड लिखना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी फीफो, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फीफो। इसके बाद लिखो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बोलते हैं लीफो। फिर थर्ड नंबर पे लिखो एवरेज प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस मेथड, और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। ये 4 मेथड से हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में वैल्यूएशन कर सकते हैं। और अगर नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से कर रहे हैं तो उस केस में एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड यूज करते हैं, एडजस्टेड सेलिंग
प्राइस मेथड। इसका और एक नाम है, ब्रैकेट में लिख लो, रिटेल इन्वेंट्री मेथड। ठीक है, इसको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या फिर रिटेल इन्वेंट्री मेथड बोलते हैं। देखो, सेलिंग प्राइस एडजस्ट करके जब हम लोग कॉस्ट निकालेंगे तो मेन क्या करेंगे, क्या लगता है तुम लोग को? सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट हटा दो तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट। कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें काफी सारा प्रोसेस रहेगा तो वो हम लोग को फॉलो करना है। तो ये देखो, मेन हम लोग का चैप्टर का ओवरव्यू है, ठीक है, कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो अभी तक देखो हम लोगों ने कोई मतलब कैलकुलेशन वगैरह किया नहीं है, जस्ट हम लोग सीख रहे हैं। अब हम लोग फीफो मेथड को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो एग्जाम्पल 1, फीफो। तो यहाँ ये एग्जाम्पल है। तो ठीक है, यहाँ से बाद में देखेंगे, चलो पहले लिखो कि 1 परचेज 2 बॉक्सेस एट द रेट ऑफ 10 ईच। फिर 3rd of Jan फिर से परचेज 3 बॉक्सेस एट द रेट ऑफ 12 ईच। फिर 5th of Jan परचेज 4 बॉक्सेस एट द रेट ऑफ 14 ईच। 9th Jan परचेज 1 बॉक्स at the rate of 11 each. 10th Jan sold 3 boxes for ₹500 each. ठीक है। अब अगर हमें इसको फीफो, ये इसी क्वेश्चन में हम लोग फीफो लीफो सारा सीखेंगे, ठीक है। तो अगर हमें फीफो से करने के लिए बोला है तो हम फीफो मेथड का मतलब हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस बेसिस पे हम लोग को अपना स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास पहले कितना सारा बॉक्स था? 2 बॉक्स था, ठीक है। दोनों बॉक्स का प्राइस कितना करके था? 10-10 रुपए करके, ठीक है। ये हम लोगों ने कब खरीदा था? 1-1 को। फिर हम लोगों ने 3 तारीख को, देखो तारीख एक के बाद एक लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो कि आगे पीछे दिया हुआ रहेगा तो हमें सीक्वेंस देख लेना चाहिए। मान लो 1 तारीख के बाद 5 तारीख दिया, फिर 3 तारीख दे दिया, वैसे देता नहीं है, ठीक है। मतलब कब देता है, जैसे मान लो ये सेल को बीच में कहीं लिख दिया है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तारीख को कितने सारे बॉक्स खरीदे गए? 3 बॉक्सेस, कितना करके है? 12 12 12। फिर 5th of Jan को 4 बॉक्सेस खरीदा गया जिसका 14 करके रेट था, ठीक है। 9th of Jan को 1 बॉक्स, ठीक है, जिसका 11 रुपीज, ठीक है। और 10th को हम लोगों ने, ये सब परचेज हो गया, यहाँ 10th लिखते हैं। 10th of Jan को बेच दिया हम लोगों ने 3 बॉक्स, 1 2 3। और एक एक बॉक्स हम लोगों ने 500 ईच करके बेचा है, ठीक है। अच्छा, तो बोलो, अगर हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि हम लोग का जो स्टॉक फर्स्ट आएगा वही हम लोग पहले आउट मतलब बेचेंगे, ठीक है। अब ये सब देखो, नॉर्मली रॉ मटेरियल के केस में होता है, मैन्युफैक्चरर के केस में होता है, ट्रेडर के केस में भी हो सकता है। अगर ट्रेडर है तो स्टॉक बेच रहा है, ठीक है, और अगर मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है फैक्ट्री में, ठीक है। तो बेच ही रहा हुआ बॉक्सेस लेके, तो जो भी हो छोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे बोलो कि हम लोगों ने जो बेचा वो कौन से रेट वाला होगा? हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन कौन सा होगा? ये सबसे पहले तो ये जाएगा बेचने के लिए, ये वाला है ना। फिर उसके बाद सेकंड ये वाला जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को बताना है कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितने का रहा।
तो क्लोजिंग स्टॉक में जो डब्बा हमारे पास है, एक है 12 रुपए वाला और एक भी 12 रुपए, और हाँ 14th वाला 4 और 11 वाला 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 91। तो हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है वो फीफो के हिसाब से कितना हो गया? 91। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फीफो के हिसाब से किया। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालो तुम लोग इसी क्वेश्चन का, ठीक है, जिसको निकालो लीफो के हिसाब से। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर सेम क्वेश्चन है कि ये खरीदा गया, 3 बॉक्सेस हम लोगों ने बेच दिया, तो लास्ट इन कौन सा हुआ है? 11 वाला। उसके आगे जो आया मतलब 14 वाला, फिर नेक्स्ट 14 वाला, फिर नेक्स्ट नहीं 3 हुआ है तो दो 14 वाला। तो हमारे पास बचा कौन कौन सा है? 10 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, 12, 12, और यहाँ पर दो 14 वाला। बाकी तो भी क्या होगा? तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू कितना होगा? 84। लिखो, ठीक है। एवरेज प्राइस मेथड में इसी क्वेश्चन को अगर करोगे तो क्या होगा देखो। एवरेज प्राइस मेथड, तो एवरेज प्राइस मेथड में क्या होगा? जितना भी स्टॉक हम लोगों ने परचेज किया है सभी के प्राइस का एवरेज निकालना है। तो प्राइस कितना है? 10, 12, 14 और 11। तो लिखो 10, 12, 14 और 11 डिवाइडेड बाय कितना करोगे? 4। तो कितना आ जाएगा? 11.75। ठीक है, ये तो हम लोग का क्या हो गया? हर एक बॉक्स का रेट हम लोगों ने ये मान लिया, मतलब जो 10 रुपए में खरीदा गया उसको भी हम लोगों ने 11.75 माना, जो 12 वाला खरीदा वो भी 11.75 माना, जो 14 खरीदा वो भी 11.75 माना, और जो 11 से खरीदा उसको 11.75 माना। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा अगर हम लोग एवरेज प्राइस मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एवरेज प्राइस मेथड जब यूज कर रहे हो तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने का मतलब क्या होगा? मुझे क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी चाहिए और एट द रेट ऑफ कितना करके है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितना रहेगा कि अगर हम लोगों ने 3 बॉक्सेस बेच दिया, टोटल हमारे पास कितने बॉक्सेस थे? क्योंकि यहाँ तो एवरेज हो रहा है, 10 बॉक्स था, 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10। ठीक है, तो हम लोग के पास पहले कितना बॉक्स था? दो। हाँ, दो नंबर में दो, फिर 3 था, फिर 4, फिर उसके बाद 1। ठीक है, हम लोग के पास +1 इतना, और माइनस कितना कर देंगे? 3। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटिटी एट द रेट। इसका वैल्यूएशन हम लोग को 11.75 से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 82.25, मतलब 7 × 11.75 यानी 82.25। यहाँ पर क्वांटिटी देखा, यहाँ क्यों नहीं देखा? क्योंकि यहाँ पर सारा प्राइस को एवरेज कर दिया, मतलब सभी बॉक्सेस का रेट सेम है, तो फिर क्वांटिटी चेक करेंगे ना। मेरे पास जो भी आइटम है अगर सभी सेम रेट का है, तो मुझे अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो मुझे ये देखना चाहिए मेरे पास कितना सारा वो क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। तो मेरे पास अगर 7 यूनिट वो बॉक्स पड़े हुए हैं तो फिर उसका रेट जो है वो सेम मान रहा है एवरेज करने का मतलब। लेकिन बाकियों में ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाकी केसेस में हम लोगों को इंडिविजुअली चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि फीफो लिफो में क्योंकि जो हमारा फर्स्ट इन है फर्स्ट आउट होगा, लास्ट इन है, तो फिर रेट अलग अलग है तो अलग अलग ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि रेट को तो यहाँ एवरेज कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद एवरेज प्राइस मेथड के बाद वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस, तो वेटेड का मतलब क्या होता है? वेट लगाना पड़ेगा, तो एवरेज प्राइस में वेट लगाना पड़ेगा। तो 10 का वेटेज कितना है बोल सकते हो? 10 कितना बार है? 2 बार, तो 10 का वेटेज कितना है? 2। अच्छा, 12 का वेटेज कितना होगा? 3। 13, सॉरी 13 बोल सी, 14 का वेटेज 4। ठीक है, और 11 का वेटेज 1। तो जब हम लोग वेटेज लेते हैं तो डिवाइडेड बाई भी क्या करना चाहिए? वेट ही करना चाहिए। क्योंकि देखो एवरेज करने का मतलब जितना सारा डेटा उतने से डिवाइड होना चाहिए। तो फिर अगर 10 2 बार, 12 3 बार, 14 4 बार लिया जा रहा है और 11 1 बार लिया जा रहा है, तो सारा डेटा मिला के कितना बार है?
10 बार, तो 10 बार दिखाने के लिए डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो 20 प्लस 36 प्लस এটা 56, তাই তো? আচ্ছা, মানে 11 নাকি 30, ঠিক है। তো ওয়েটেড এভারেজ প্রাইস में आ रहा है না, বলছে যে 12.3 হওয়ার কথা, কি ভুলে গেল, 20, 36, 56, 11, 113টা ঠিক আছে। আচ্ছা, 123 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 12.3। तो अब क्लोजिंग स्टॉक निकालो। तो अब यहाँ भी तो एवरेज हो गया, तो क्वांटिटी चाहिए, कितने सारे स्टॉक पड़े हैं, तो कितने सारे स्टॉक पड़े, 7 स्टॉक। टोटल में से 3 बिक गया, तो 7 स्टॉक इंटू 12.3 करके, तो कितना आ जाएगा, 86.1। इतना हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। अब तुम लोग बोल सकते हो कि अलग अलग मेथड से करने से तो मैम अलग अलग आ जा रहा है, कहीं पर आ रहा है 86.1, कहीं पर आ रहा है 82.5, कहीं 84, कहीं 91, तो कौन सा करना चाहिए। तो देखो, कौन सा कब करना चाहिए, उसके लिए जो मतलब कंसेप्ट होता है वो अलग होता है। जैसे कि मान लो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि मान लो मार्केट में जो है चीजों का दाम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, मान लो हम लोग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है और रॉ मटेरियल का कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 10 रुपए में खरीदा था जो रॉ मटेरियल, मान लो 12 हो गया। जैसे ये वाला देखो, इसमें क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ा है, यहाँ पर कम हो गया, इसको छोड़ो। एक बार अगर देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। तो अगर हम लोग पहले ये 10 रुपए का मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, कम। जब वही मटेरियल 12 रुपए का हो जाएगा, हम लोग का प्रोडक्ट जो बना रहे उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले हम 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगाते थे, ठीक है, और मान लो हम 2 रुपए का लेबर चार्ज खर्चा करके 12 रुपए में प्रोडक्ट बना के रेडी करते थे। अब 12 रुपए का मटेरियल ही खरीदते हैं, 2 रुपए का लेबर चार्ज मान लो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, होने को वो भी हो सकता है, ये 14 रुपए। तो अगर हम ये प्रोडक्ट पहले 20 रुपए में बेचते थे, अभी भी 20 में ही बेच रहे, बट मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मार्केट में रेट बढ़ रहा है धीरे धीरे चीजों का, इन्फ्लेशन दिख रहा है, तो फिर मेरा, अगर इस तरीके से अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये मैंने कौन सा फॉलो किया, फीफो, ठीक है। पहले 10 लिया, फिर क्या लिया, 12। तो अगर मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि कम प्राइस में खरीदा हुआ था, और मार्केट में चीजों का रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मुझे अगर मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे क्या लगाना चाहिए, फीफो लगाना चाहिए। क्योंकि फीफो में क्या होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले हमारा स्टॉक आया था, हम लोग पहले उसको आउट करेंगे, तो पहले का सारा स्टॉक कंपेयर टू आज का प्राइस से हमेशा क्या होगा, कमी दिखेगा। देखो, ये 1 तारीख को खरीदा, 10 रुपए में मिला, फिर 3 तारीख को जब खरीदने गए बोल रहे 12 रुपए हो गया, फिर 5 तारीख को जब खरीदने गए तब क्या हो गया। तो अब 20 रुपए में बेच रहे हैं, और मेरा ये 2 रुपए फिक्स है। जैसे 10 रुपए लगा के 2 रुपए, और उसमें मेट्री लेबर का लगा के कितना रुपए कॉस्ट हो रहा था, 12, इसमें कितना हो जाएगा, 14, इसमें कितना हो जाएगा, 16। सबसे कम प्रॉफिट किस में दिखेगा, ये 14th वाले में, 14th रेट वाले में ना, इसमें सबसे कम दिखेगा। तो बोल रहा है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो हमें फीफो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। क्या फॉलो करना चाहिए, फीफो। और अगर पहले से प्राइस धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है, तो फिर हमें क्या फॉलो करना है, लीफो। क्यों, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मान लो मार्केट में प्राइस अब कम होने लगा, ठीक है, तो अगर हम 11 लेंगे, तो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो अगर उल्टा है कि पहले ज्यादा था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मुझे क्या लेना चाहिए, लिफो। इससे मेरा प्रॉफिट हमेशा, देखो मुझे हमेशा देखना चाहिए मेरा कॉस्ट किस में कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि सेलिंग प्राइस को हम ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट अभी ओपन मार्केट है, मोनोपोली वाला बिजनेस आजकल कुछ रहा नहीं। तो मार्केट में हर एक चीज का रेट मार्केट डिसाइड करता है कि इस प्रोडक्ट को इस पैसे में बेचना है, उसको उतने में बेचना है। अगर हम लोग ज्यादा में बेचेंगे तो कोई लेगा नहीं, ठीक है। तो मार्केट का जो रेट है उसको हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते,
हम लोग हमारे हाथ में जो है कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मतलब कॉस्ट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, या तो उसको रिड्यूस करने का कोशिश करो, या तो वो जिस लेवल पे है उस लेवल पे ही रखने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है, तब होता है। तो वही चीज की कब अगर दिमाग में ये आ रहा है कि फिर हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो ये सब बहुत सारा कंसेप्ट होता है जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि कब कौन सा फॉलो करना चाहिए। और अगर अप एंड डाउन चलते जा रहा है तो फिर हमें क्या फॉलो करना चाहिए, वेटेड एवरेज, ठीक है। अगर अप एंड डाउन चल रहा है तो हमें वेटेड एवरेज फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अब एस टू हम लोग को क्या बता रखा है, एस टू हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ये बता रखा है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उसी पे रिकॉर्ड करना होता है, किसको, स्टॉक को, ठीक है। ये तुम लोग फाइनल अकाउंट्स में भी ये फॉलो करते हो, बट बात इतना है कि फाइनल अकाउंट्स में ये एस टू बोल के लिखा हुआ नहीं रहता है। कभी कभी तुम लोग देखोगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो क्लोजिंग स्टॉक रहता है, फिर ये बोला जाता है जो कम वैल्यू है उसको लेके क्वेश्चन करना है, ज्यादा वैल्यू वाला उसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने ये बता रखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। यहाँ पर बोला है सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट पी क्यू आर विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। तो सिमिलर नहीं है तो फिर इंटरचेंजेबल तो नहीं होगा। याद करो मैंने इंटरचेंजेबल का मतलब क्या बोला था, एक जगह पे 100 पैकेट, हाँ 100 पैकेट मान लो पड़ा हुआ है सीमेंट का जो है बैग, ठीक है, तो फिर वो सब क्या है, इंटरचेंजेबल है। लेकिन बोल रहा है ये सारे प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल नहीं है। अब देखो जैसे इंटरचेंजेबल नहीं है इसमें आ जाओ यहाँ पर, तो अगर इंटरचेंजेबल नहीं है तो हमें क्या मेथड फॉलो करना है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक है। सिमिलर नाम नाम मानी तो इंटरचेंजेबल ना, सिमिलर बोले तो इंटरचेंजेबल था, बताए ना। अच्छा, अब देखो बोल रहा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ द आइटम। एनआरवी का मतलब तो बता दिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब बोल सकते हो क्या होता है, कोई भी अंदाजा। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस कॉस्ट पे हम लोगों ने उस चीज को खरीदा था, ठीक है। जैसे तुम लोग के पास मान लो एक कैलकुलेटर है, तो तुम लोगों ने जिस पैसे से उस कैलकुलेटर को खरीदा हुआ था, जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकट कर चुके हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल। जो कॉपी है जिसमें लिख रहे हो तो उसको खरीदे थे कभी, ठीक है, कुछ दिन पहले खरीदो जब भी खरीदो तो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो जाएगा फिर, जो पे किया था। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी। अब देखो कॉपी तो तुम लोग यूज करने के लिए लेते हो, बेचने के लिए नहीं। लेकिन मान लो कि कोई कॉपी खरीदता है फिर उसको बेचता है, तो दुकानदार बेचता है तभी तो तुम लोग खरीदते हो ना, तो बेचने का काम भी तो लोगों का है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने में उसने खरीदा था, बेचा जितने में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनआरवी। लेकिन एनआरवी का मतलब हो जाता है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस उसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट, और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस भी उसमें आ जाएगा। तो बोल रहा है ये द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ द आइटम ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन बिलो। तो ये सब दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमें ये पी क्यू आर, ये 3 आइटम का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करके देना है, ठीक है। तो कैसे करके दोगे, लोअर, क्योंकि अगर मुझे दे दिया है हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी तो फिर मुझे क्या लेना है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट ही होता है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिखना पड़ता है इस क्वेश्चन में, तो लिखो इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इन्वेंट्रीज आर usually written down to NRV on an item बाय आइटम बेसिस। ये आइटम बाय आइटम बेसिस क्यों लिखा है, अगर तुम लोग देखोगे कि यहाँ पर जब हम लोगों ने मेथड को बताया था कि अगर मेरा
इन्वेंट्री जो है नॉट इंटरचेंजेबल है, तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज किया जाए, मतलब एक एक को अभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एक एक का कॉस्ट और एनआरवी कितना है, ठीक है। स्पेसिफिक द वैल्यू ऑफ, फिर लिखो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज डिटरमाइंड एज अंडर। तो यहाँ पर लिखो आइटम, फिर लिखो हिस्टोरिकल कॉस्ट, एनआरवी, वैल्यूएशन, ठीक। तो आइटम क्या था, पी, क्यू और आर, और हिस्टोरिकल कॉस्ट था 38, 29, 17, और ये सब इन लैख में है पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, तो वो भी लिख देना जरूरी होता, इन लैख। अच्छा, और ये है 42, 29, 14। अच्छा, तो बोलो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, पी वाले केस में 38, क्यू वाले केस में 29, दोनों ही सेम है, और इसमें 14, ठीक है। अब यहाँ पर आइटम बाय आइटम का मतलब क्या है पता है, देखो जैसे कि अगर इसको टोटल कर देते हो बाय चांस, तो ये कितना आएगा और ये कितना है। अच्छा, और इधर वाला 85। तो अगर कोई बोलेगा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, फिर बोल दिया आंसर 84, इसीलिए बोला जाता है आइटम बाय आइटम, इसीलिए लिखा जाता है आइटम बाय आइटम या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। हम लोग टोटल पे कर देंगे तो नहीं चलेगा, गलत आंसर आएगा, आइटम बाय आइटम करना है। क्यों? क्योंकि हर एक आइटम अलग है, ये कोई भी आइटम एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल नहीं है, इसीलिए आइटम बाय आइटम करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर टोटल कर दो, अब वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 81 आएगा शायद, 81, ठीक है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 2 करते हैं। A manufacturer has the following records of purchase of condenser which he use while manufacturing radio set। तो मैन्युफैक्चरर है, रेडियो बनाता है, तो उसका कंडेंसर का जो है दिया हुआ है, December 4, 10 क्वांटिटी प्राइस यूनिट, मतलब ये सब परचेज बोला होगा, 900 यूनिट 50 करके, 455 करके, फिर इसके बाद 11 दिसंबर, 19 दिसंबर, 28 दिसंबर, ये रेट बोला है। टोटल परचेस कितना हो गया, 2600, 1600 यूनिट वेयर इशूड ड्यूरिंग द, इशू का मतलब होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो फैक्ट्री में भेज देता है बनाने के लिए, तो इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर टिल 18 दिसंबर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करके बताना है। अच्छा, यहाँ मेथड नहीं बोला है एक्चुअली, ये फीफो का एग्जाम्पल है, तो हम बता दे रहे हैं इसको हम लोग को फीफो से करना है, फीफो लिफो सभी से करना है, तो तुम लोग पहले इसको फीफो से करके मुझे बताओ। फीफो बोलो कैसे करोगे। देखो हम लोग का परचेस कब कब हुआ है, 4, 10, 11, फिर 19, लेकिन इशू कब हुआ है, 18, 19 के बाद इशू हुआ, सॉरी आगे इशू हुआ, फिर 19 और 28 में फिर से परचेज हुआ है, तो उसके हिसाब से तुम लोग को बताना पड़ेगा। हम्म हम्म। एक काम करते हैं ना, यहाँ 900 और 400 लिख देते हैं, यहाँ 900 लिख देते हैं, यहाँ 400 लिख देते हैं, तो तुम लोग को क्वेश्चन दिखता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं December 4, यहाँ पर लिख देते हैं December 10, और ये पर यूनिट रेट है 50 और 55 करके, हो गया। अब यहाँ से हम लोग आराम से कर सकते हैं।
49,600 आंसर होगा। सही बात। सबसे पहला बात है, मुझे ये बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कितना होगा। टोटल 2,600 परचेज हुआ था, जिसमें से 1,600 इशू हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 1,000। तो सबसे पहले ये निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2,600 माइनस 1,600 इक्वल टू 1,000 यूनिट, ठीक है। अब ये जो 1,000 यूनिट है, ये कौन कौन सा यूनिट मिला के हुआ है। मतलब ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि मेरे पास जो 1,000 यूनिट पड़ा हुआ है, वो कौन कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है। तो देखो एक चीज, हम लोग अगर फीफो फॉलो करें, जब 1,600 यूनिट हम लोगों ने इशू किया, तो सबसे पहले कौन सा किया होगा 900, तो ये अब हमारे पास नहीं है। फिर 400 भी कर दिया होगा, तो ये भी अब हमारे पास नहीं है। अच्छा, 900 और 400 कितना होता है 1,300, तो और कितना करना पड़ेगा 300, तब जाके टोटल कितना इशू हो जाएगा 1,600। तो यहाँ पर टोटल 1,600 इशू हो गया। तो इसके बाद हमारे पास कितना कितना स्टॉक बचा हुआ था, ये और ये एट द रेट ऑफ दिस और दिस। तो फिर ये इंटू दिस वन, ये इंटू दिस वन करने से जो आएगा वही मेरा स्टॉक का वैल्यू हो जाएगा। तो 200 इंटू 60, और यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये लिखते हैं 1,000 यूनिट वुड कंसिस्ट ऑफ, मतलब 1,000 यूनिट किस किस चीजों से बना हुआ है, कौन कौन से स्टॉक से। तो 800 यूनिट रिसीव्ड ऑन 28th December एंड 200 यूनिट, ये वाला, एंड 200 यूनिट 19th December रिसीव्ड ऑन 19th December, ठीक है। तो एज पर फीफो क्या हो जाएगा, 800 एट द रेट ऑफ 47 है, कितना आएगा, और 200 एट द रेट ऑफ 60 है, तो ये तो 12,000 आ रहा है। रिटर्न 37 6, तो ये कितना आ जाएगा 49,600 हो गया। अच्छा, इसके बाद इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग लीफो से करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज है। देखो यहाँ देखते हैं क्या चेंज है। बोल रहा है कि इन द प्रीवियस एग्जाम्पल assume that following issues were made during the month of December। वहां पर इशू जैसे टोटल में 1,600 बता दिए, बट यहाँ पर इशू बता रहा है कब कब हुआ है। हाँ, 1,600 ही है, बट डेट बता दिया है 5th 20th और 29th, और कितना कितना हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग को कैलकुलेट करना है, और ये हम लोग को लीफो बेसिस पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो, इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर बना के भी किया जा सकता है। मतलब स्ट्रक्चर बना के करने का मतलब होता है कि अगर हम लोग चाहे तो परपिचुअल इन्वेंट्री मेथड से भी कर सकते हैं। बताएंगे क्या होता है परपिचुअल इन्वेंट्री मेथड। तो देखो, इसको हम लोग एक जो है स्टेटमेंट बना के करते हैं। देखो, फिर हम बता देंगे कि वो स्टेटमेंट क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक। नॉर्मली भी बन जाएगा, जैसे ये बना है ना, वैसे भी हो जाएगा। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर परपिचुअल परपिचुअल इन्वेंट्री। एक बार लिखो, हम समझा देंगे क्या होता है परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसको लिखवाएंगे भी, पीरियोडिक और परपिचुअल, इसमें डिफरेंस निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो करने का जरूरत नहीं है, तो फिर ऐसे नॉर्मल कर सकते हो। यूजिंग लिफो मेथड फॉलोइंग विल बी मैम एक स्टॉक बार ऊपर लेजर। वाला सम दिखा दीजिए ना।
फॉलोइंग, হ্যাঁ কলাম গুলো ওটাকেই বলে পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি মেথড। हो गया मैम, थैंक यू। फॉलोइंग विल बी स्टॉक लेजर। तो हम लोग लेजर फॉलो करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये लेजर मतलब वो अकाउंट्स वाला लेजर नहीं कि एक टी शेप कर दिया डेबिट क्रेडिट, ऐसा नहीं, ठीक है। इसको स्टॉक लेजर बोलते हैं। यहाँ पर जो है ये राम ये, हाँ ठीक है, मुझे लगा पेज कम। अच्छा देखो कैसे होता है स्टॉक लेजर। एक डेट का कॉलम होता है, एकदम साइड से छोटा छोटा करके लिखो, काफी सारा कॉलम होगा, ठीक है। उसके बाद होता है रिसिप्ट का कॉलम, ठीक है। फिर इशू का कॉलम, फिर बैलेंस का कॉलम। अच्छा, डेट यहाँ पर लिख देते दिसंबर, क्योंकि पूरे दिसंबर मंथ का डेटा था। क्वांटिटी लिखो, रिसिप्ट में 3 कॉलम होगा, रिसिप्ट के अंदर क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इशू में भी वही होगा, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फिर होगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये सब तुम लोग का इंटर बीकॉम ये सब में भी काम आएगा। लेकिन हाँ ये अभी हम जो बोल रहे हैं एकदम बेसिक बोल रहे हैं, इतना बेसिक सम तुम लोग का बीकॉम या इंटर में तो कभी नहीं आ सकता, इवन बीकॉम में भी नहीं आएगा, बट यहाँ तो बेसिक ही सीखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो एक आइडिया तो मिलेगा। चलो अब देखो, जैसे कि हमें डेट वाइज चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इशू का डेट दिया हुआ है और हमें इस क्वेश्चन के साथ करने बोला है। तो सबसे पहला तारीख हम लोग कौन सा लेंगे, December 4। तो December 4 में परचेज हुआ है 900 यूनिट 50 करके। तो यहाँ पर दिसंबर लिख दिया था, यहाँ 4 लिख दिया कि ये रिसिप्ट, परचेज का मतलब क्या हो जाएगा, रिसिप्ट कितना 900 कितना करके 50, तो कितना हो जाएगा 45,000, ठीक है। अच्छा, इसका टेबल बनता है, तो मैंने मेरा वो लाइन सीधा सीधा नहीं होगा बोल के ना मैंने टेबल नहीं बनाया। टेबल का मतलब वो लाइन लाइन लगा सकते हैं। अच्छा, फिर अब क्या करोगे, इशू कुछ नहीं हुआ है 4 तारीख को, देखो इशू नहीं हुआ है, क्योंकि इशू का डेट हम लोग का क्या क्या है, इशू का डेट है हम लोग का 5, 20 और 29, ठीक है। 5, 20 और 29, तो इसका मतलब कुछ इशू नहीं हुआ है, तो हमारे पास इशू यहाँ पर खाली रहेगा। तो बैलेंस में कितना पड़ा हुआ रहेगा, यही जो खरीदा वही बैलेंस में पड़ा हुआ। अगर हम लोगों ने इशू किया नहीं है तो यही हम लोग के पास पड़ा हुआ होगा। फिर 4 तारीख के बाद देखो 10 है, लेकिन वहां इशू में 5 तारीख है, ठीक है। तो ये 5 तारीख मतलब थोड़ा याद रखना पड़ रहा है। वैसे तुम लोग को एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहां थोड़ी ना इस तरीके से क्वेश्चन देगा, वो तो इस क्वेश्चन को यूज करने बोला है बोल के मुझे आगे पीछे करना पड़ा है। 5 दिसंबर को 500 यूनिट जो है इशू हुआ है, तो इशू होने से कौन से कॉलम में लिखोगे, इशू वाले कॉलम में, ठीक है। क्या हम लोग 500 यूनिट इशू कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कितना है 900, 900 में से 500 कर सकते हैं। कौन से रेट का लगाएंगे, क्योंकि एक ही रेट का सामान है। अब इसमें यहाँ पर कोई भी मेथड लगा लो, तुम लोग को वो 50 ही लगेगा। एवरेज भी करोगे तो किसका करोगे, मान लो इस क्वेश्चन को एवरेज में करने बोलता है, तो 2-3 आइटम है कहाँ जहां से एवरेज करोगे, तो फिर क्या लगेगा 50, तो कितना हो जाएगा 25,000। तो अब 900 में से 500 चला गया, बैलेंस कितना रहा 400। और 45 में से 25,000 का सामान चला गया, तो कितना 20,000। और कितने रेट का रहा, 50 वाला ही रहा, 50 रेट वाला स्टॉक ही रह गया। अच्छा, 5 तारीख के बाद कौन सा लोगे, 10 तारीख था शायद, ये देखो मुझे जितना लग रहा है यार, पता चला वाला 29 আছে হ্যাঁ একটু মনে রাখো 20 29 10 तारीख को 455 करके, 10 तारीख को 455 करके रिसिप्ट हुआ है, कितना हो जाएगा 22,000, ठीक है। तो फिर हम लोग का स्टॉक को ऐड मत कर देना, क्यों, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं फीफो मेथड। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारे लिए मायने रखता है। तो 400 के साथ 400 मिला दोगे तो कैसे पता चलेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो कभी भी ऐड मत करना फीफो लीफो में, ठीक है। एवरेज हुआ तो ऐड करते हैं हम लोग। तो 450 वाला 20,000 पड़ा हुआ था, और 400 आ गया, 55 वाला 22,000। और इसको ऐसे कर सकते हो, एक ऐसे लगा सकते हो। तो ये 400 पहले आया था और ये उसके बाद आया, ठीक है। फिर 10th के बाद कौन सा डेट आ जाएगा 11, 355 करके।
16,500। 400 था, 400 था और कितना आ गया 300। 50, 55, 55, 20, 22, 16, 500। ये तो देखो बस देख देख के लिखना था हम लोग और कुछ नहीं। फिर 11th के बाद कौन सा डेट आएगा? 19 आएगा, ठीक है। 19 दिसंबर 260 करके। हाँ, 12,000। तो अब कितना हो जाएगा? 400, 400, 300 और 200। तो इधर से भी ऐसे लगा लेते, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो 400 कितना करके 50, ये कितना 55, फिर ये 55, ये 60, तो 20, 22, 16,500, 12। अच्छा बड़े कौन तो 20 ना। अच्छा 19 के बाद यहाँ तो 28 है, लेकिन यहाँ पर देखो 20 है, तो 2200 इशू हुआ है, तो 2200 इशू हुआ है, तो इशू कॉलम में लिखेंगे 600। ओ है, बोला था कि 200 बोला थी। अच्छा 600 इशू हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन कौन सा है? ये पूरे लॉट में 400 कितने रेट पर? ओ लिफो को अच्छी ना। अच्छा ठीक है, लिफो को अच्छी। हाँ, तो पहले 200 ले लेंगे। 260 वाला कितना हो जाएगा? 12,000। लेकिन हम लोग को तो कितना पूरा करना है? 600। तो फिर इसके आगे कौन सा लॉट है? 300, 55 वाला, तो 16,500। तो और 100 चाहिए, तब जाके 600 हो जाएगा। तो और 100 वो 455 वाले से लेना है, तो 5500। तो अब बचेगा कितना इधर? ये 450 वाला पूरा बचा हुआ है, 20,000। ये 400 में से 100 चला गया, कितना बचा हुआ है? 355 वाला, ये कितना हो जाएगा? बस, और तो कुछ बचा हुआ नहीं है, बाकी हम लोग का खत्म हो गया। अच्छा 20 के बाद 28 आएगा, फिर 29 आएगा, तो 28 मतलब यहाँ पर 847 करके। 840, 37,600, ठीक है। 400, 300, 800, 50, 55, 47, 20,000, 20,000 और 16,500 और 37,600। 29,500 का इशू था, ये देखो 500 का इशू था। 800 तक ही पूरा हो जाएगा। 547 करो, कत 23,500। तो बचा कितना? 450 करके 20,000, 355 करके 16,500, और 800 में से 500 चला गया, तो 300 बचा हुआ है 47 करके, ये कितना होगा? 14,100। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया इंडिविजुअली अगर बोले तो 20,000, 16,500 और 14,100, और चाहे तो हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो रहा है? ये 49,600, 5,600, 5,600 আর বেশি হবে। ও 50,600 বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ঠিক আছে। 50,600। अच्छा, अच्छा अब अगर ये हम लोगों ने
स्टोर लेजर बना के किया, अभी इतना ही समझो। परपिचुअल इन्वेंट्री लिखवा दिया, बट उसको हम एक ही बार में सिखा देंगे, मतलब परपिचुअल और जो इसको बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, उस पे हम लोग डिफरेंस भी लिखेंगे, तब बता देंगे। तो अभी इस चीज को चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। यही समझो कि अगर हमें लेजर बना के करने बोले तो स्टॉक लेजर ऐसे होगा, सेम इसी तरीके से फीफो का भी लेजर बनेगा, सेम इसी तरीके से वेटेड एवरेज का भी बनेगा, एवरेज का भी इसी तरीके से बन जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग को इलास्ट्रेशन 1 और 2 हो गया। 3 में क्या बोला है? 3 कॉलम देखो। 4th वाले में बोला है, इन द सेम एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियो सेट, मतलब इलास्ट्रेशन 2 वाला जो एग्जाम्पल है, गिवन अर्लियर, लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एवरेज प्राइस मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को एवरेज प्राइस मेथड से करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो एवरेज प्राइस मेथड में क्या करना पड़ेगा? पहले सभी प्राइस को एवरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा। तो देखो क्या क्या प्राइस था, यहां से भी तो देख सकते हैं प्राइस क्या क्या था। पहला था 50, फिर 55, 2 बार है 55। ये देखो ना, यहाँ से रेट देखने से ही तो पता चलेगा। 50, 2 बार 55, फिर 60 और 47। 50, 2 बार 55, 60 और 47। रिसिप्ट कॉलम में जो भी रेट है वही तो रेट है ना हम लोग का। तो टोटल आइटम कितना हो गया? 5। तो कितना हो जाएगा? 53.4। ठीक है, तो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना है? वो तो 1000 ही होगा हमेशा, क्योंकि देखो पूरे क्वेश्चन में ही चाहे मैं जो भी मेथड से बोले, 2600 यूनिट परचेज है और 1600 यूनिट क्या है? इशू है। अब यहाँ पर हमें बस डेट वाइज बाइफरकेट करके दिया था, बट उसमें भी 1600 था। तो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट हम लोग का कितना है? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 2600 माइनस 1600 इक्वल टू 1000 यूनिट। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 53.4 कितना हो जाएगा? 400। तो एवरेज प्राइस मेथड से ये हो जाएगा। तो देखो इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने कौन कौन से मेथड से कर दिया? एवरेज प्राइस। ठीक है, अच्छा। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, यहीं पर है, यहां से ही हम लोग। अच्छा, यहाँ दिख नहीं रहा, ठीक है छोड़ो, हम बताते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 10th Jan 500 यूनिट at the rate of 50 और 15th of Jan 500 यूनिट at the rate of 60। ये है यूनिट रिसीव्ड, और इधर यूनिट इशूड 20th of Jan 500 यूनिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग को बताना है। पीफो से कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, लीफो से कितना आएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, और सिंपल एवरेज मेथड से कितना आएगा। जो वेटेड नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल एवरेज मेथड से कितना है। अच्छा, सब कोई कोशिश करो। देखो ये तो आसान है, 1000 टोटल था जिसमें से 500 चला गया, तो फिर पहले कौन सा 500 जाएगा? फीफो अगर कर रहे हैं तो ये एट द रेट ऑफ 50 वाला जाएगा। ठीक है, तो बचा बचा कौन सा रहेगा? 60 वाला। तो ये कितना हो जाएगा? लीफो वाला 25,000 होगा, क्योंकि उसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसमें ये 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 50 वाला रह जाएगा। तो ये 25,000 होगा। हाँ, एवरेज वाला 27,500, क्योंकि देखो क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा कितना? 500 यूनिट, और इसका रेट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा सबसे पहले, जो कि आ जाएगा हम लोग का 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। तो 110/2 कितना हो जाएगा? 55। तो इंटू 55 तो कितना हो जाएगा? 27।
देखो ये क्वेश्चन में क्योंकि दोनों ही 500 है तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए ये इस तरीके से रेट देके एक एग्जांपल दिया गया है, ताकि अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है समझने में तो तुम लोग को इससे क्लियर और भी अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अगर फीफो कर रहे हैं तो ये वाला पहले चला जाएगा, ठीक है, और 500 ही है तो वैसे भी आसान है, तो फिर ये रेट वाला क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। लीफो होगा तो ये चला जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और अगर सिंपल एवरेज है तो उस केस में हम लोग का एवरेज प्राइस के हिसाब से हम लोग जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है यही वाला लास्ट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन इन इलास्ट्रेशन 2 and 3, मतलब 2 and 3 का मतलब जो इशू, मतलब जो रेडियो वाला पहला क्वेश्चन था और उसके बाद जो 1600 को हमें अलग अलग से बोल दिया था, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने लिफो वाला किया। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन से ही तो हम लोगों ने लिफो वाला किया। कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्राइस एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड से हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालने बोला है, हम लोग स्टोर लेजर बना के करेंगे, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 5, हम लिख और कुछ नहीं रहे, कैलकुलेशन वगैरह, हम डायरेक्ट डेट रिसिप्ट ये सब बना दे रहे, तुम लोग लिख लेना बाद में, ठीक है। रिसिप्ट, इशू और क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और तो सबसे पहले दिसंबर लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखो, हम और क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, हम लोग यहाँ से करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, बार बार मुझे पेज चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 4 तारीख को रिसिप्ट हुआ है कितना, 950 करके 45,000, तो ये लिख दो। 4 तारीख को 950 करके 45,000, और यही वाला हम लोग बैलेंस में लिख देंगे 950 करके 45,000। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ देखो, इसके बाद 5 तारीख को इशू हुआ है, देखो 500 यूनिट। बस ये देखना है, रेट अलग तरीके से लगेगा क्योंकि दूसरा मेथड है। तो इशू हुआ है 500 यूनिट, और यहाँ पर लेकिन एवरेज करने के लिए हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, तो ये 50 ही लगेगा, जैसे कि हम बोल भी रहे थे उस क्वेश्चन को करते वक्त, है ना। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 400, ठीक है। और रेट 50 वाला ही, और ये हो जाएगा 20,000। अच्छा, फिर 4 और 5 तारीख के बाद देखो 10th को फिर से रिसिप्ट हुआ है 455 करके। 10th को 455 करके 22,000। अब बैलेंस में लिखने का तरीका देखो, यहाँ फीफो लिफो फॉलो नहीं हो रहा है कि हमें अलग अलग स्टॉक को दिखाना है, तो हम लोग स्टॉक का क्या कर देंगे, टोटल 400 प्लस 400 कितना, 800। और ये हो गया क्वांटिटी में, वैल्यूएशन में 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 42,000। तो एवरेज निकाल रहे हैं, तो 42,000 रुपीज का स्टॉक है, क्वांटिटी में 800 है, तो पर यूनिट कितना होगा, वही रेट होगा 42,000 डिवाइडेड बाय 800, कितना आ रहा है 52.5, ठीक है। एवरेज करके निकाला हम लोग। अच्छा, ये हम लोग कौन सा एवरेज कर रहे हैं पता है, वेटेड एवरेज, ऊपर लिख लो वेटेड एवरेज। ये हम लोग लेकिन एवरेज जो सिंपल वाला नहीं कर रहे, उसमें प्राइस का एवरेज होता है। वेटेड एवरेज में क्या होता है, ऊपर पूरा क्वांटिटी रहेगा, सॉरी ऊपर पूरा अमाउंट रहेगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। जैसे मेरा वो बॉक्स वाला याद करो, 10 into 2 ऐसे करके था ना, तो यहाँ पर तो हमें क्वांटिटी डायरेक्ट बता दिया है, 400 बता दिया, मतलब देखो बात एक ही है, जो मैंने सिखाया वही वाला बात है। यहाँ पर अगर मुझे ये 10 into 2 डायरेक्टली क्वेश्चन में 20 बता देता तो हमें करने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है, बट मैंने वो किया वेट बताने के लिए, समझाने के लिए। तो बात तो यही है ना, ये मेरा क्या है, ये तो कॉस्ट है ऊपर, और नीचे क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। अगर मुझे भी इस क्वेश्चन में बता देता कि ये 400 जो यूनिट दिख रहा है ये कितना यूनिट कितना करके है, तो हमें भी वहां पर वैसा करना पड़ता। तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करने से हो जाए। फिर 10 तारीख के बाद 11 तारीख 355 करके रिसिप्ट हुआ।
तो 16,500 हुआ था। देख देख के लिखो, अपने अपने कॉपी से लिखा हुआ ही है। फिर 800 प्लस 300 कितना स्टॉक हो गया? 1100। और अमाउंट में 42 प्लस 16,500, तो ये कितना हो जाएगा? 58,500। तो 58,500 डिवाइडेड बाई 1100, 53.18। अच्छा, 11th के बाद देखो कौन सा डेट है? 19, 216 करके, 216 करके कितना हो जाएगा? 12,000। ये रिसिप्ट हुआ है, ठीक है। तो 1100 प्लस 200, 1300। और 58,500 प्लस 12,000, तो कितना हो जाएगा? 500 डिवाइडेड बाई 100, 54.23 हो गया। अच्छा, 19th के बाद 600 इशू हुआ था, ठीक है। वो जो 200 200 करके लिखा हुआ है वो 600 है। तो 600 इशू होगा। रेट क्या होगा? रेट तो सिंगल चलता है इसमें हमेशा। 54.23 करेंट रेट चल रहा है, तो 54.23 इंटू 600, 32,538। अच्छा, अब ये 1300 से 600 माइनस करोगे अब, क्योंकि इशू हो गया है, तो कितना बचेगा? 700। और 70,500 के स्टॉक से 32,538 चला गया, तो कितना बचेगा? अब रेट कितना चलेगा फिर? ये डिवाइडेड बाय 700, यही बचेगा। क्यों बोलो तो उसी से इशू हुआ, तो बचा हुआ भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है, चाहे कितने भी क्वांटिटी में बिका हो। 20 के बाद 28,847 करके रिसिप्ट। 847 करके, 847 करके 37,600। तो ऐड करो 800 और 700, 1500। और 37,600 ऐड करने से कितना होगा? अच्छा, डिवाइडेड बाय 1500। रेट चेंज हो जाएगा, देखो नया रेट आ गया ना 47। 50.37। जब तक नया रिसिप्ट नहीं होगा तब तक रेट जो है वही चलता जाएगा, ठीक है। फिर 29 में इशू हुआ है 500, 50.37, 25,185। तो 1500 में से 500 चला गया, 1000 बचेगा। 75,562 में से 25, ये कितना बचेगा? 50,377 डिवाइडेड बाई 1000 कितना आ जाएगा? 50.37। वही रेट, क्योंकि देखो उसी रेट से दे रहे हैं, तो फिर एवरेज तो मेरा क्या हो रहा है? जितना वैल्यू कम रहा है उतना ही तो, उतने क्वांटिटी के लिए उतना ही वैल्यू कम रहा है जितना रेट पे वो इंक्लूडेड है। मतलब देखो क्यों ऐसा होता है, इसका लॉजिक देखो। 75,562 था कितना करके? 1500 से डिवाइड करके 50.37। तो जब हम लोगों ने 500 यहाँ से इशू किया, तो ये 1500 कितना हो गया? -500 हो गया, यहाँ पर 1000 हो गया। तो ये 500 का रेट जो है वो हम लोगों ने कितना करके लिया? 50.37। तो फिर 25,185, मतलब सेम रेट से वो टोटल वैल्यू मेरा कम हो रहा है, ठीक है। तो फिर मेरा रेट तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि जितने क्वांटिटी को उतने रेट से ही मल्टीप्लाई किया। तो मैथमेटिकली एक बार सोच के देखो, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज तब होगा अगर हम लोग का, हाँ, नया जब भी आएगा रेट का सामान, तो फिर वो बदल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इलास्ट्रेशन कितना तक किया हम लोगों ने? 5 तक की। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू मैम, बाय। बाय। थैंक यू मैम।